नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा। मेरा चैनल यश कुमार। आज मैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा आपसे करने जा रहा हूं। चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम लोगों को हमारे वीडियो मिल सके। चलिए देखते हैं प्रशासन को, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को। तो इनके प्रशासन को हमने 4 भागों में बांट के देखा है। एक तो खलीफा हैं, दूसरे सुल्तान हैं, तीसरे अधिकारी वर्ग हैं और चौथे मंत्रिपरिषद की चर्चा इसमें करेंगे आपसे। ठीक, हालांकि इसे हम बहुत हैवी बनाएंगे, जो भी कुछ छूटा है इसमें हम सब की चर्चा आपसे इसमें करेंगे। तो हम सबसे पहले खलीफा की बात करेंगे कि खलीफा आए कहाँ से। असल में मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफाओं का उदय हुआ। यानी मोहम्मद साहब के द्वारा दिए गए उपदेश कुरान में जिस व्यक्ति के द्वारा संकलित किए गए वो उनके उत्तराधिकारी थे और उनके उस उत्तराधिकारी को खलीफा पद नाम दिया गया। यानी वो सदा के लिए अब खलीफा कहलाए। अच्छा, खलीफा जमीन पर इस्लामिक सत्ता का अंतिम धर्मगुरु, ठीक, इस्लामिक राज्य का अंतिम रखवाला होता है और धर्म का भी, इस्लाम धर्म का भी अंतिम रखवाला होता है। यानी दोनों तरफ से वो इस्लाम की सत्ता का सबसे बड़ा रखवाला होता है खलीफा। अच्छा, खलीफा की सत्ता वहाँ तक है जहाँ तक मुस्लिम रहते हैं। यानी मुसलमानों का रहने का हर वो स्थान जहाँ तक उनकी सत्ता, वहाँ तक खलीफा की सत्ता मानी जाती है। ठीक, एक चीज़ और, खलीफा जब अपने कार्य की शुरुआत करते हैं, पहले खलीफा अबू बकर थे, तो उन्होंने, खलीफा साहब ने जो है जब कुरान का संकलन किया और इस्लामिक धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक, इस प्रयास के लिए उन्होंने किया क्या, सबसे पहले सुल्तान की नियुक्ति की। ठीक, सुल्तान की नियुक्ति की और उलेमाओं की नियुक्ति की। सुल्तान और उलेमा, ठीक, ये 2 लोगों की नियुक्ति की। उलेमा धर्मगुरु हुआ करते थे और सुल्तान राज्य की सत्ता संभालते थे। ठीक, यानी खलीफाओं ने इस्लामिक सत्ता की देखरेख के लिए सुल्तानों का पद सृजित किया। अच्छा, तो इस्लामिक सत्ता में पहली बार सुल्तान का पदवी जो है महमूद गजनवी ने धारण किया। उसी ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की। अच्छा, उसके बाद सुल्तान पद का प्रचलन हो गया। फिर बात करते हैं तो खलीफा सुल्तान को कैसे अपने उसके मतलब पद की, सुल्तान के पद की अनुमति देता था। असल में खलीफा जो है, जिस व्यक्ति के कार्य ठीक ठाक होते थे, इस्लामिक कानून के मुताबिक होते थे, खलीफा उनको जो है उनकी खिलवत भेजता था और उनके पद की स्वीकृति दे देता था। यदि खलीफा ने खिलवत भेज दी है, ठीक, तो वो खलीफा के साम्राज्य का रखवाला बन गया है। यानी उसने जिस क्षेत्र का कार्यभार उसे सौंप दिया है, अब उस क्षेत्र की रखवाले, उस क्षेत्र का रखवाला वो कहलाएगा। ये व्यवस्था हो गई। अच्छा, एक चीज़ और है, भारतीय सत्ता में जब भाई सल्तनत की सत्ता आई और गुलाम वंश का उदय हुआ भारत में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का उदय किया। उसी ने गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक, जिसकी सत्ता 1206 से
1210 तक रही। उसके बाद उसका बेटा आराम शाह 1 साल तक रहा। तो क्या भारत में इस्लामिक सत्ता का वास्तविक संस्थापक हम वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो उसे हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसे खलीफा से उसके पद की स्वीकृति नहीं मिली। तो फिर इस्लामिक सत्ता का वास्तविक संस्थापक है कौन? वो है इल्तुतमिश। 1228 में खलीफा के प्रतिनिधि, बगदाद के खलीफा जो थे उनके प्रतिनिधि भारत आए थे, इल्तुतमिश को दिल्ली आए मतलब, और इल्तुतमिश के लिए खलीफा द्वारा प्रदान किया गया छत्र, दंड और वस्त्र दे करके उसे सम्मानित किया, और इसके साथ ही उसे सुल्तान के पद की स्वीकृति दे दी। जब उसके पद की स्वीकृति मिल गई तो ये आप कह सकते हैं, ठीक, कि इल्तुतमिश भारतीय इस्लामिक सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। ठीक, वो लीगल संस्थापक है। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, पूरी दुनिया में खलीफा का डंका बजता था, ये सत्य है। भारत में भी बजता था। जो मुस्लिम सत्ताएं थीं तो उनके लिए बजता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब सत्ता में आए तो इन्होंने सत्ता को 2 भागों में बांट दिया, एक राजनीतिक और दूसरे धार्मिक। इन 2 बातों को अलग अलग बताया और धर्म को राजनीति से छोटा बताया, यानी धर्म बड़ा नहीं बता करके उन्होंने राजनीति को बड़ा बताया। यानी कहा कि धर्म छोटा है और राजनीति या राज्य बड़ा है। ठीक। अच्छा, साथ में उन्होंने ये भी कहा, ये उपाधि धारण की और खलीफा के पद की नाम मात्र की स्वीकृति रही उनके साथ, यानी खलीफा के पद को नाम मात्र के लिए माना और नासिर अमीन उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। ये किसने धारण की है? अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद इसी के वंश में एक शासक हुआ है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक, जिसके जब उसने देवगिरी अभियान किया, जिसके देवगिरी अभियान के बाद उसका कुछ दिमाग सनक गया और उसने खलीफा के पद को मानने से इनकार किया और स्वयं को खलीफा कहा। स्वयं को खलीफा कहने के साथ साथ उसने अल इमाम उल इमाम खलीफा उल्लाह की उपाधि धारण की। अल इमाम उल इमाम और खलीफा उल्लाह की उपाधि धारण कर ली। इस तरीके से वो खलीफा बन गया। भारतीय इस्लामिक सत्ता में खास करके सल्तनत काल की जब हम बात करते हैं तो सल्तनत काल में एकमात्र भारतीय खलीफा हुए जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। उन्होंने स्वयं को खलीफा कहा। ठीक, बाद में वो मारे गए। उनके मारे जाने के बाद फिर सत्ता तुगलकों के हाथ में आई। जब तुगलकों के हाथ में आई तो मोहम्मद बिन तुगलक एक महान शासक थे जो आपके बहराइच दिल्ली से पैदल आते थे। बहराइच में मजार बनी है। ठीक, ये ख्वाजा वारिस अली शाह हैं, वो तो अजमेर में है। ठीक, यहाँ जो ख्वाजा साहब की मजार है बहराइच में, ठीक, इनकी मजार पर वो पैदल आते थे और यहीं से अपने निर्णय लेते थे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि वो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक, इनको मानता था। दूसरी बात, राजनीति में उसने इस मतलब कह लें खलीफा कह लें या उलेमाओं का कह लें, उनके हस्तक्षेप को नहीं स्वीकार सका। उसने खलीफा की सत्ता को भी बहुत नाम मात्र के लिए माना, लेकिन उसका जो जीवन काल रहा वो
भागों में बटा रहा। उसका जो शुरुआती दौर था तो उसने खलीफा की सत्ता को बिल्कुल नहीं स्वीकार किया। बाद में उसने जो है बगदाद के खलीफा के भाई फकीर गियासुद्दीन को बुलाया और उनसे अपने गले पर लात रखवाई। ठीक, गले पर लात क्यों रखवाई? वो गले पर लात इसलिए रखवाई उसने ताकि लोग उसकी तरफ मुड़ सकें, यानी विद्रोह जो हो रहे हैं उनसे उसे निजात मिल जाए, क्योंकि सल्तनत में सबसे ज़्यादा विद्रोह इसी के काल में हुए। अच्छा, जो खलीफा थे उस समय मिस्र में थे, तो मिस्र के खलीफा के भाई थे फकीर गियासुद्दीन। वो आए और इसके गले पर पैर रखे और पैर रखने के बाद उसने एक प्रकार से कह लें इस्लामिक कानूनों को विधिवत माना और अपनी की हुई गलती का प्रायश्चित किया, इसने यानी प्रायश्चित कर लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे खलीफा की सत्ता बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया कि दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक नाम का एक व्यक्ति हुआ। फिरोज तुगलक नाम का एक शासक हुआ जिसने अपने पद की खलीफा से 2 बार स्वीकृति, यानी खलीफा को उसने बड़ा माना और 2 बार स्वीकृति। फिर मुगलों के काल तक आते आते खलीफा की सत्ता भारत में नाम मात्र की रही। मुगलों ने बहुत ज़्यादा तरजीह खलीफा साहब को नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ओहदा बना रहा खलीफा साहब। अच्छा, पहले खलीफा अबू बकर थे और अंतिम खलीफा महमूद थे। जब ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा तो उस समय तुर्की में खलीफा था और तुर्की के संसाधनों पर कब्जा कर लिया और फिर जो है अब खलीफा की सत्ता खतरे में है। मोहम्मद कमाल पाशा को इस बात का लालच दिया गया कि आप खलीफा की सत्ता को समाप्त कर दीजिए और आपको तुर्की की सत्ता सौंप दी जाएगी। तो उन्होंने मजबूर होकर के खलीफा की सत्ता समाप्त कर दी और पूरी दुनिया से खलीफा की सत्ता समाप्त हो गई। यानी पहले खलीफा अबू बकर और अंतिम खलीफा महमूद साहब के बाद सारा खलीफा का खेल ख़त्म हो गया और हर देश में अपने अपने इमाम होने लगे, इमाम साहब होने लगे। इस तरीके से वर्तमान में हर देश का इमाम सबसे बड़ा इस्लामिक धर्मगुरु कहलाने लगा। इसके बाद बात करते हैं सुल्तान की। सुल्तान की बात करते हैं तो सुल्तान की उत्पत्ति तारीख़ गुजिंदा में दी गई। हमने अभी थोड़े समय पहले आपसे बात की और बताया था कि महमूद गजनवी जो है वो पहला व्यक्ति है जिसने सुल्तान की पदवी धारण की। सुल्तान की पदवी धारण की और बड़े जलवे के साथ वो रहता था। ठीक, यानी सुल्तान का पद तो उसने धारण किया और बड़े जलवे से उसने इसे बरकरार रखा। अच्छा, फिर भारत की बात आती है तो भारत में हमने बताया वैधानिक सुल्तान का पद इल्तुतमिश का है, क्योंकि उसी ने खलीफा से खिलवत प्राप्त की। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इल्तुतमिश भारत में पहला वैधानिक सुल्तान हुआ और उसने जो है खलीफा की सत्ता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। खलीफा ने जब इल्तुतमिश के लिए दंड और छत्र भेजा था तो इल्तुतमिश ने चाइना से लोगों को बुलवाया था जो गसा का निर्माण करते हैं, कालीन का निर्माण करते हैं उनको, और इतनी बेहतरीन बेहतरीन कालीनें बनवाई थी। ठीक, बिल्कुल उसने जो है खलीफा के पद की स्वीकृति पा करके वो इतना गदगद हो गया कि उसने ये सारे कार्य किए। और वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो वो खलीफा के पद के लिए
मतलब खलीफा से अपने पद की स्वीकृति के लिए वो काफ़ी आगे हद तक गया, यानी खलीफा के लिए उसने ढेर सारे उपहार भेजे। फिर उसके बाद बात करते हैं सुल्तान की सहायता के लिए कुछ अधिकारी वर्ग और कुछ मंत्री परिषद जैसी संस्थाएं बनाई गई। ठीक, अब अधिकारी वर्ग उसके काल में जो है, मतलब सल्तनत काल में बहुत ज़्यादा स्वर्णिम काल तो ना कहा जा सकता, लेकिन जब हम सिकंदर लोदी की बात करें तो उसमें बात करेंगे कि सिकंदर लोदी का काल अमीरों का स्वर्णिम काल था, यानी जो अधिकारी या अमीर थे उनका स्वर्णिम काल सिकंदर लोदी का समय रहा है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान में रखें। फिर आगे हम बात करेंगे संसद की, और संसद की बात करने के लिए हम कुछ चीज़ों की चर्चा भी करेंगे। तो हम संसद की बात करने वाले हैं आपसे। तो संसद मतलब मंत्रिपरिषद में ही संसद आती है। ठीक, यानी संसद में ही मंत्रिपरिषद आती है, ये कह सकते। जहाँ ये मंत्रिपरिषद बैठती थी इसे मजलिस से खिलवत कहते हैं। ठीक, भाई संसद में सुल्तान भी बैठता था। ठीक, इस मजलिस से खिलवत में दो भाग, एक बार खास था, बार आजम था। आजम या बार आम कह लें। बार खास में सुल्तान खास लोगों से मिलता था और अहम फैसले लेता था, और ये सप्ताह में 2 दिन उसका दरबार ये बार खास में लगता था। बाकी आम लोगों के लिए वो 24 घंटे सुल्तान उपलब्ध रहता था। फिर उसके बाद यदि हम विभागों की बात करें, यानी मंत्रिपरिषद के विभागों की बात करें, तो दीवान वजीरात विभाग था, इसका प्रमुख वजीर या राजस्व अधिकारी था। ठीक, राजस्व अधिकारी यानी वजीर के नियंत्रण में सारी धन की व्यवस्था, सारी सेना की व्यवस्था, तो इसलिए विद्रोह हो जाते थे। ठीक, क्योंकि सारा दारोमदार वजीर पे टिका रहता था। फिर जो है आगे चल करके बलबन ने सोचा कि यार ये वजीर का पद यदि बना रहेगा ताकतवर तो फिर राजा का वैल्यू घटेगा। तो उसने क्या किया, आरिज मुमालिक का पद सृजित किया। आरिज मुमालिक कह लें, आरिज मुमालिकात कह लें, जो भी कह लें, उसका पद सृजित किया, यानी सेनापति का पद। ये जो विद्रोह होते थे, जब लड़ाई होती थी, तो ये सैन्य निर्माण का कार्य और साजो सामान की व्यवस्था का कार्य आरिज मुमालिक देखता था। यानी वजीर के स्थान पर आरिज मुमालिक का पद सृजित करके और सैन्य अधिकार की सारी शक्तियाँ, यानी सेनापति का जो पद होता है वही आरिज मुमालिक है। यानी सैन्य जितनी भी सैन्य शक्तियाँ थी उन सब को उठा करके आरिज मुमालिक को बलबन दे। ठीक, अच्छा, उसके बाद दीवान हिंसा विभाग, जो पत्र व्यवहार होते थे वो दीवान हिंसा विभाग के माध्यम से किए जाते थे। फिर उसके बाद बात आती है दीवान रसालत, यानी एक रसालत लगता नहीं है बिल्कुल अंदर बहुत गहराई में, यानी विदेश विभाग की बात है। ठीक, यानी अमीर रसालत। ठीक, अमीर रसालत विभाग ये विदेश विभाग है। ठीक, और विदेशों से सारे निर्णय जो भी होते थे, विदेशों के जितने भी निर्णय होते थे अमीर रसालत के द्वारा ही दिए जाते थे। फिर आता है दीवान कोही, ये कृषि विभाग है। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान कोही या दीवान मीर कोही कह लें, दीवानी कोही कहें चाहे दीवान मीर कोही कहें या कृषि विभाग कह सकते हैं। इसका निर्माण जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने भूमि सुधार के लिए किया था, इसे कार्य सौंपा गया था भूमि सुधार। फिर उसके बाद आता है दीवान मुस्तखराज, ये राजस्व विभाग। इसका गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज का गठन किया और दीवान रियासत विभाग का भी गठन, यानी बाजार विभाग का भी गठन किया। बाजार विभाग और राजस्व विभाग की इनकी स्थापना की थी, क्योंकि
उसने जो है बिल्कुल विद्रोह मुक्त भारत का निर्माण करना चाहता था, इसलिए उसने ये प्रयास किया। अच्छा, उसके बाद आता है दीवाने इस्तिहाक यानी पेंशन विभाग, और दीवाने बंदगान दास विभाग। तो फिरोज तुगलक दासों का बहुत शौकीन था, उसने ठीक दास विभाग बना रखा था। उसके पास 1,80,000 दास थे, ठीक। तो दासों का बहुत बड़ा शौकीन आदमी था। उसके बाद दीवाने बंदगान दास विभाग भी, वो सॉरी काजी उल कजात आ गया, ठीक। हाँ, दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग, यानी लोगों को, गरीब विधवाओं, महिलाओं को, बुजुर्गों को पेंशन की व्यवस्था की। और दीवाने बंदगान यानी दास विभाग बनाया, और उसने जो है 1200 बाग लगाए, और उन बागों में सारे दास रख रखे, ठीक। फिर उसके बाद आता है काजी उल कुजात यानी काजी उल कजात। ये जो पद है, ये धर्म के अतिरिक्त मामलों का पद होता है, ठीक। धर्म से इतर जो भी मामले होते हैं वो सब, ठीक, काजी उल कजात ही देखते हैं। फिर उसके बाद आता है अमीर याकूत, अस्तबल विभाग का प्रमुख। मलिक याकूत अमीर याकूत था, जिसे रजिया प्रेम करने लगी थी, ठीक। अबिसिनियाई हबसी था वो, और उससे प्रेम करने लगी थी। आखिरी में रजिया को मारा जाता है। तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षी रजिया को ले ली। फिर उसके बाद बात करते हैं अमीर हाजिब, ये शिष्टाचार मंत्री है। जो भी दरबार में शिष्टाचार का प्रोग्राम होता था, उन सब की जिम्मेदारी, ठीक, इसकी होती थी। एक पद और है अमीर शिकार, अमीर ए शिकार। ये आखिर का काम जो होता था, शिकार का काम होता था, वो सारे कार्य, ठीक, अमीर शिकार देखता था, ठीक। तो इस तरीके से ये मंत्री परिषद हो गई। प्रशासन में अभी सेना है, सेनापति वगैरह हैं, ठीक। इनकी चर्चा होगी। हर एक टॉपिक में जो भी शब्द आए हैं उनकी चर्चा विस्तार से होगी, ठीक। लेकिन उसकी चर्चा यानी सेना की चर्चा, सेनापति की चर्चा अगले एपिसोड में होगी, ठीक। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, और आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारे वीडियो आम लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।